नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मैं आपको बताती चलूं, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है तो आपराधिक घटनाएं भी ज्यादा सामने आ रही है। जी हां, जैसा कि मैं आपको समय समय पर बताती हूं कि कोरोना काल के बाद बेरोजगारी काफी सामने आ रही है। पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो वहीं आज ऐसी घटनाएं सामने आई कि कुछ आपराधिक घटनाएं ऐसी बन चुकी हैं जो पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। कुछ आपराधिक घटना ऐसी आई कि नकली सीएमओ बनकर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही थी। वहीं आपको बताती चलूं, नकली नोट बना करके मार्केट में चलाए जा रहे थे। तो आप सब भी सतर्क रहे। नकली नोट मार्केट में काफी समय से चलाए भी जा रहे थे और आज चलाने गए हुए युवक को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं दूसरी ओर बताती चलूं, हमारा ऐतिहासिक मेला नौचंदी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिसको लेकर के दुकानें दी जाने लगी हैं। लेकिन दुकानें जिस तरीके से ब्लैकमेलर और बिचौलियों के थ्रू दी जा रही हैं, तो पैसे की काफी जो होती है मारामारी होती है। दुकान सही हाथों में नहीं पहुंच पाती और जिनको जरूरत होती है उन तक दुकानें नहीं पहुंच पाती। उसको लेकर भी आज एक ज्ञापन दिया गया कि सभी दुकानदारों को डायरेक्ट दुकानें इशू की जाएं। वहीं सफाई व्यवस्था, जहां नगर निगम द्वारा बार बार सफाई को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है, जगह जगह नालों की सफाई कराई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी गंदगी की समस्या सामने आ रही है। तो आप जुड़े रहे मेरे दर्शन के साथ और मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से मैं प्रतिदिन आपको मेरठ की ही नहीं, आसपास की सभी घटनाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं, ताकि आप सब जागरूक हो सके, जान सके कि हमारे मेरठ शहर में ही नहीं, मेरठ के आसपास भी क्या चल रहा है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। लाल कुर्ती पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नकली नोट बनाने व छापने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। आरोपियों के पास से 51,200 अदबने, 16,100 बने हुए नकली नोट, प्रिंटर, कटर, कागज व कई अन्य वस्तुएं हुई बरामद। पूछताछ जारी। एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। फर्जी डिप्टी सीएमओ बन सरकारी नौकरी के नाम पर कर रहा था ठगी, अब तक सैकड़ों लोग बन चुके ठगी का शिकार। साइबर सेल व थाना लालकुर्ती पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। थाना परीक्षितगढ़ ग्राम दयालपुर निवासी एक युवती के साथ गांव के एक युवक व एक अज्ञात युवक ने किया दुष्कर्म। युवती परिजनों के साथ पहुंची थाने, इंसाफ की लगाई गुहार। नव संवत 2079 के शुभागमन का स्वागत करने हेतु जिमखाना मैदान में 2 अप्रैल से होने जा रहा 521 कुंडीय जन चेतना महायज्ञ का ब्रह्मत्व करेंगे गुरुकुल प्रभात आश्रम के कुलाधिपति संत शिरोमणि स्वामी विवेकानंद सरस्वती। वार्ड 68 व वार्ड 76 में कूड़ा गाड़ी न आने के कारण पसरी पड़ी गंदगी, बढ़ रहा बीमारियों का प्रकोप। इसी को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा के निर्देशन पर श्यामनगर अध्यक्ष आजाद खान के द्वारा नगर आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। जिले में बढ़ रहा बंदरों का आतंक, लोगों में फैला खौफ। वन विभाग की टीम ने खोजा नया तरीका, शहर में चिन्हित जगहों पर लंगूर के कट आउट लगाने का लिया निर्णय। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष विजय ओबराय द्वारा ऐतिहासिक मेला नौचंदी में बिचौलियों द्वारा दुकान की रसीद न कटवाकर मेले में फुटकर व्यापारियों से दुगने पैसे लेकर राजस्व व सरकार के हित में कार्य करने की अपील करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के ऑनलाइन एजुकेशन एंड एलएमएस सेल द्वारा टीम वंडरफुल यू एनजीओ व IQAC के संयुक्त तत्वाधान में डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी पर अतिथि व्याख्यान का किया गया आयोजन। आए हुए अतिथियों ने छात्राओं को किया जागरूक। नगर निगम के 45 सफाई कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त, सभी के लिए आयोजित किया गया विदाई समारोह। सभी साथियों ने उनके साथ अब तक के यादगार सफर को किया याद, दी शुभकामनाएं। तानसेन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए अतिथियों को सम्मानित किया गया। साथ साथ दूर से आए हुए कलाकारों ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पढ़े लिखे लोग भी
आरोपी बनते जा रहे हैं। जी हां, आपको बताती चलूं, मुजफ्फरनगर बुढ़ाना का रहने वाला एक निवासी सीएमओ बनकर जगह जगह से पैसे की वसूली कर रहा था सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर। आज लालकुर्ती पुलिस द्वारा सतर्कता दिखाते हुए उसको गिरफ्तार किया गया और पूछताछ जारी है। मैं आपको पूरी जानकारी देती चलूं। मुजफ्फरनगर बुढ़ाना निवासी ये व्यक्ति एलएलबी किया हुआ है, काफी पढ़ा लिखा है, लेकिन बेरोजगारी के चलते जब काम नहीं मिल रहा था तो सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बना चुका है। आपको ये भी बता चलूं कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी की जाती थी। सिम पैसे लेने के बाद बदल दिया जाता था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता था। जो भी व्यक्ति होते थे उनको अपनी बातों से फंसाकर अपने फोन से उनसे बात किया करता था। और आप सभी जानते हैं कि इस समय बेरोजगारी कितनी चल रही है। यदि किसी को हम सरकारी नौकरी का लालच देंगे 10-20 हजार में, तो बहुत जल्दी कोई भी व्यक्ति जो है सोचेगा कि हमें सरकारी नौकरी मिल रही है केवल 20 हजार खर्च करने के बाद। और 20 हजार का ट्रांजेक्शन होने के बाद सिम बदल दिया जाता था, सिम तोड़ दिया जाता था। आज लालकुर्ती पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए सीएमओ बनकर सभी को कॉल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ करने में लगे। एसपी सिटी ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी। क्या नाम है? मोहित शर्मा। पिताजी का नाम? राम कुमार शर्मा। कहाँ पे रहते हो? कंकरखेड़ा। कंकरखेड़ा। क्या क्या करते हो? क्या क्या करा है बताओ पूरा। बंद। नौकरी के नाम पर पैसे लिए। नौकरी नाम पे पैसे लिए हैं। कब से करते हो इस काम को? 2020 से। 2020 से। कितने लोगों के साथ किया है ये अब तक? काफी लोगों के साथ किया। काफी लोगों के साथ किया है। कैसे? नकली सीएमओ बन के कैसे कैसे करते थे आप बताइए पूरी बात। नकली सीएमओ नहीं कैसे? कभी आपको चेक नहीं किया किसी ने? जी फोन पे बात होती थी। फोन पे कैसे मिलते थे? कौन कौन मिलवाता था? किस तरीके से मुलाकात होती थी उन लोगों से? फोन करते थे डॉक्टर लोग को। है जी? डॉक्टरों को फोन करते। अच्छा, क्या कहते थे डॉक्टर से फोन करके? कि मैं ऐसे सीएमओ बोल रहा हूँ, कोई वैकेंसी होता है। अच्छा, तो कितने पैसे लेते थे एक आदमी से? 10,000 20,000। अब तक कितने पैसे ले चुके हो? काफी पैसे लेते। आज किससे पैसे लेने गए थे? आज एक देहरादून से। क्या नाम था उसका? उसका राहुल। कितने पैसे लेने गए थे? 9,000। 9,000 रुपये। और फिर जब उनका काम नहीं होता वो पैसे नहीं मांगते थे वापसी आपसे? सिम बंद हो जाता। सिम बंद हो जाते थे। नए नए नंबर कैसे लेते थे? अपनी आईडी से मिल जाते थे? हाँ। पुराने नंबर बंद होने के बाद में कभी और एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जो कि स्वयं को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के रूप में फर्जी तरीके से प्रोजेक्ट करता था और उसके बाद लोगों को धोखा दे करके उनको क्लरिकल जॉब या इस तरह की जॉब लगाने के नाम पर उनसे फॉर्म भराने के नाम पे पैसा ले लिया करता था, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लेता था। इस ठग को हम लोगों ने पकड़ा है और इसमें हर्ष का विषय ये है कि बहुत से थानों में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत थे, फरार चल रहा था, उसमें भी इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा केवल मेरठ ही नहीं और दूसरे निकटवर्ती जनपदों में भी इस प्रकार से इसने कार्रवाई करी है। जो लेटेस्ट जो ये इस क्रम में इसने कार्रवाई करी थी वो ये थी कि यहाँ के एक लोकल एक सर्जन के पास इसने उनका परिचित बन करके फ़ोन किया और बताया कि इसके पास में ऑथराइजेशन है कुछ लोगों को क्लरिकल पोस्ट पे लगवाने का और इस आधार पर फॉर्म भरवाने के नाम पर उनसे जो है पैसे ट्रांसफ़र करा लिए। 3 मामले अभी तुरंत ही प्रकाश में आए थे। कुछ मामले थाना लालकुर्ती से संबंधित हैं, कुछ थाना मेडिकल से संबंधित हैं, कुछ पहले से भी अभियोग पंजीकृत है, जनपद के और थानों में भी पंजीकृत किए गए हैं। तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साक्ष्य के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई होगी। सर कितनी रुपए की मांग करते थे? देखिए, तो अलग अलग लोगों से इन्होंने जिस प्रकार से मांग करी है, अभी जो 3 प्रकरण जानकारी में आए हैं वो लगभग 10,000 रुपये के फॉर्म भराए और उसके बाद में जब दोबारा और पैसे की मांग करी तो उनको शक हुआ तो उन्होंने पुलिस की जानकारी में ये प्रकरण लेकर के आए। ऐसा अभी तक जानकारी करने से लग रहा है कि इसने बहुत बड़ा रैकेट इसने चलाया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा ये जो है इसमें अवैध धन संपत्ति अर्जित कर चुका है। हालांकि इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये कम पैसे की मांग पहली बार में करता था ताकि लोगों को ना तो शक हो और ना ही वो जो है उसके बारे में कहीं पुलिस में या कहीं कंप्लेंट करें। सर मेरठ के अंदर कितने दिन से ये एक्टिव था? मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें विवेचना के क्रम में सामने आएंगी और थानों में भी इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। उन सभी को हम जो है समेकित रूप से कार्रवाई कराएंगे। सर आखिरी सवाल ये है कि बैकग्राउंड, असली बैकग्राउंड क्या था इस व्यक्ति का, क्या नाम था और कहाँ का रहने? ये व्यक्ति विधि स्नातक बताया जाता है।
ये मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़ा हुआ नहीं है। इतनी बात हमारी जानकारी में आई है। नाम सर असली जानकारी में ठीक है, वो वहीं आपको दूसरी घटना बताती चलूं ऐसे ही पढ़े लिखे आरोपियों की कि नकली नोट मार्केट में बेचने जा रहे युवकों को रंगे हाथों लाल कुर्ती पुलिस ने और साइबर सेल टीम ने पकड़ा। जी हां, काफी समय से नकली नोट बनाने का कार्य कर रहे पूरे गैंग को पकड़ा गया। उन आरोपियों को पकड़ने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो पूरे गैंग की जो कह सकते हैं कच्चा चिट्ठा था वो सामने आ गया। कहां पर कार्य चल रहा है वो सारी जानकारी मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची जहां पर नकली नोट बनाए जा रहे थे। वहां से नकली नोट, अधबने और बने हुए नोट भी बरामद किए गए। साथ साथ नोट बनाने के उपकरण जैसे प्रिंटर और कटर, बहुत सारे ऐसे कागज चीजें वहां से बरामद की गई। पूछताछ जारी है कि कहां पर अभी और गैंग चल रहा है, कितने लोग और जुड़े हुए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। जैसे वो छाप के दे रहे थे, तो बस कमरे पर रहते थे, बस क्या चलाते कैसे थे मार्केट में से? एक सर्दी वर्दी लिया वहाँ अच्छा, नकली नोट से फिर पकड़ में आया कभी? कितना हो जाता? अब तक कितनी जगह चला चुके हैं? कितने नोट? एक दो तो ज़्यादा 1000-1500 रुपये चलाए थे, हमने ज़्यादा दिन नहीं हुए तो चला। कभी पेपर में लाइन जो होती है उसको कैसे आप करते थे, एडजस्ट कैसे करते वो सब वही करते थे। अच्छा, सर्दी के रहने वाले कौन है? कितने पढ़े लिखे हो? तीनों तीनों तैयारी कर रहे थे किसी चीज़ की? हरियाणा से क्या लिंक है? तीनों ये कहाँ से सीखा तरीका तुमने? है? विकास क्या ने कहाँ करता से है? सीखा? वो कैसे पकड़ना है तुम्हारे? तुम लोग की दोस्ती कैसी हुई विकास से? गाँव का तो बिहार से यहाँ क्या करने आए थे? बिहार नहीं, बिराल यार, जो बिराल। बिराल यार। ये तो तुम उससे रनिंग करते थे, तो वो पहले से ही काम कर रहा था क्या विकास? तो तुम लोग को पता था कि ये नंबर 2 का काम कर रहा है? जब तुम लोग इन्वॉल्व हो गए इसमें? पकड़ में कैसे आए तुम? नहीं, कैसे एक फोन पहले पकड़ में कौन आया? ये चलाते हुए पकड़ा कैसे? गाँव में जाया था लेके। नोट कितने? कितने टाइम से काम कर रहे हो? 5000। 1.5 महीने। 5000 रुपये गाँव में लेके जा रहा था अपने चलाने के लिए, तो कैसे पकड़ा? रास्ते में कैसे? है? पुलिस ने, आर्मी, इंटेलिजेंस ने? कौन सी थाने की? कहाँ से पकड़ा? आगे थाने की पुलिस ने पकड़ा था। लालपुर जो कहाँ पर? मेरठ। बजट पे? यार मुझे मालूम है। तो 100 के नोट छाप करके चला रहे थे, किस तरीके से पकड़ा है, कितना बड़ा गैंग है जी? देखिए, इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर ये जानकारी मिली कि ये 100 के नोट छाप रहे हैं, काउंटरफीट करेंसी छाप रहे हैं और उसको चला रहे हैं। इनका और क्या नेटवर्क हो सकते थे, इसके लिए कुछ प्रक्रिया का हम लोगों ने पालन किया। इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और हमारा जो विशेष कोष्ट होता है, नेशनल सिक्योरिटी का एंगल देखता है। इसके अलावा LIU, IB, इन सभी से हम लोगों ने संपर्क किया, जिन्होंने इनके सारे लिंकेजेस के बारे में जानकारी करी। 3 मुलजिम इसमें पकड़े गए हैं, 2 मुलजिम अभी वांछित हैं इसमें। इसका गिरोह का सरगना विकास नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है और ये मेनली जो है 3 लोग इसमें बिराल गांव, थाना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और 2 लोग ग्राम भमौरी, थाना सरगना के रहने वाले हैं। लगभग 50-52 हज़ार रुपये के बने हुए, आधे बने हुए नोट जो है करेंसी के बरामद किए गए हैं। पूरी तरह से काउंटरफीट है। प्रिंटर का इस्तेमाल करते थे, उसमें जो हरा टेप लगाते थे उसका इस्तेमाल करते थे, वो सबकी बरामदगी इसके पास से हुई है। विवेचना के क्रम में और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। सर, 100 के नोट ये बनाते थे, इसके पीछे क्या मंशा थी, कहाँ से इन्होंने सीखा और किस तरीके से इन्होंने पूरा काम शुरू किया और कितने लोग अब तक चला चुके, कितने नोट अब तक? देखिए, इनसे जो प्राथमिक रूप से पूछताछ हुई है उससे ये जानकारी में आया कि विकास नाम का व्यक्ति है जिसने इनको इनिशिएट किया है इसमें। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं कि मुलजिम का बयान है, अभी उसके बारे में डिटेल हमें और विवेचना के क्रम में सामने लानी पड़ेगी। लेकिन अभी तक यही जानकारी हुई है कि जो एक व्यक्ति फरार है वही इसका किंग पिन है, उसने ही इनको इंट्रोड्यूस किया। बहुत साधारण सी बात है, एक अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर लेकर के उसमें अच्छी क्वालिटी की इंक्स को यूज़ करके और टेप को बीच में बहुत ध्यान से जब देखा जाएगा तभी ये जानकारी होगी कि नोट काउंटरफीट है। अन्यथा अंधेरे में या जल्दबाजी में ऐसी जगहों पे चला देते थे इन नोटों को जहाँ पर इनको कोई पकड़ नहीं पाता था। इन्होंने स्वीकार किया कि कुछ लोगों ने इनको पकड़ा भी, परंतु उसके बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी, जिसकी वजह से पहले बचते रहे। इन्होंने इन
नोट्स को किसी और बड़े पैमाने पे बेचा, लोगों को बेचा या किस तरह सप्लाई करते थे, ये हमारी विवेचना का बिंदु है। इस विवेचना से सारी बातें स्पष्ट होंगी। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना के ऊपर इनको गिरफ्तार किया गया है। सैन्य क्षेत्र के अंदर कितने नोट चला चुके हैं ये? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस को और हमारे आईबी वगैरह को, इस प्रकार की जो और एजेंसीज हैं उनसे इनसे पूछताछ करी गई है, उनके द्वारा पूछताछ करी गई है। ये एंगल वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कैंट के पास का इलाका है, क्या ये वहाँ पर चलाते थे या इसको बड़े पैमाने पर किनको सप्लाई करते थे। अभी तक इस प्रकार का कोई एविडेंस सामने नहीं आया है, परंतु जैसा कि मैंने आपसे कहा, विवेचना के क्रम में साक्ष्य, लगातार नए साक्ष्य आते रहेंगे, उनके अनुसार। सर, इन आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, क्या करते थे? 5 लोगों का अभी तक इसमें जानकारी हुई है कि कुल 5 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें से 3 व्यक्ति हम लोगों ने। सभी बड़े बड़े दावे करते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन सच्चाई तो आज भी ये है कि बेटियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। जी हां, आज मैं आपको ऐसी ही दर्द भरी दास्तान सुनाने जा रही हूं जो बिल्कुल सच्ची है। घर में भी एक बेटी सुरक्षित नहीं है। आपको बताती चलूं, थाना परिषदगढ़ के दयालपुर गांव में एक परिवार रहता है, जिस परिवार की बेटी रात को टॉयलेट के लिए उठी। मकान की 4 दीवारी न होने के कारण ही टॉयलेट जाते समय पड़ोस के ही एक युवक और उसके साथ एक अज्ञात युवक ने घर में घुसकर युवती को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ साथ उसको मारने का भी प्रयास किया और वहां पर छोड़कर चले गए। प्रातःकाल परिवारजनों के साथ युवती थाने पहुंची और उसने इंसाफ की गुहार लगाई। तो एक और तो सभी संस्थाएं, सभी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि सभी महिलाएं सुरक्षित हैं, सभी बेटियां सुरक्षित हैं, उनको उड़ने के लिए पर दिए जाएं, लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो घर में भी सुरक्षा नहीं है। क्या मामला है, क्या बता? मामला लड़की का है, मेरी बच्ची की गलत काम हुआ है और बच्ची पर दबाव बना रखा कि किसी का नाम नहीं लेना, बताना नहीं। लड़की ने एक आदमी को पहचान रखा है, दूसरा अज्ञात में है, किसी के मकान पे भी लेके गए थे उसको, और तो उसके हाथ भी काट रखे हैं, ब्लेड मार रखे हैं लड़की के हाथ पे। ये कल यानी आज रात गई है, उससे पहली रात का मामला है, करीब 11:30 बजे करीब। गुज्जर बिरादरी से हैं और हमारे पड़ोस में ही है। नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं किसी से गांव में, हमारा अकेला ही घर है गांव में। पुलिस ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई करेंगे, वो बस चला रहे हैं। कल शाम से हम आए हुए हैं और अब आके हमें यहाँ मेडिकल के लिए भेजा है। कितने साल की बच्ची और क्या? बच्ची करीब 17 साल की है, कंडीशन आप जाके देख लो, अंदर है। थाना परिषदगढ़ में दयालपुर में एक युवती ने 2 व्यक्तियों पर, एक व्यक्ति जिसने नाम बताया है और एक व्यक्ति अज्ञात के ऊपर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा जब वो सुबह शौच के लिए गई थी तो उस टाइम उसे नशा सुंघाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया गया। प्रथम दृष्टया मामला पंजीकृत कर लिया गया है, मेडिकल के लिए लड़की को भिजवा दिया गया है। लड़की की उम्र जो है वो बालिग है, जो प्रमाण पत्र उसके द्वारा दिए गए हैं, और बाकी सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ शहर में बंदरों का आतंक काफी समय से बढ़ रहा है। जी हां, इतना खौफ बढ़ चुका है कि लोग घर से निकलते समय भी डरने लगे हैं। कई क्षेत्र तो मेरठ के ऐसे हैं जहां पर बंदर सारा दिन उत्पात मचाते हैं और लोग बाग घर से निकलने में भी डर रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कई लोग बंदर का शिकार भी हो चुके हैं। मैं आपको बताती चलूं, प्रशासन से कई बार कहा गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे बंदरों से सुरक्षा दी जा सके। वहीं आपको बताती चलूं, वन विभाग की टीम द्वारा अब एक नया कदम उठाया गया, नई पहल की गई। बहुत ही नई पहल है कि लंगूर के, एक तरीके से लंगूर के आर्टिस्ट बना करके, लंगूर की फोटो बना करके जगह जगह चयनित क्षेत्रों में लगाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कदम है। बंदर लंगूर से डरते हैं तो आप सभी जानते हैं, और लंगूर के चित्र को देखकर उसको हिलाया भी जाएगा एक तरीके से, तो ऐसा लगेगा कि बंदर रियल लंगूर है और बंदर वहां आसपास नहीं आएंगे। ये ऐसा पहले लखनऊ के स्टेशन पे भी लगाया गया है और बहुत अच्छी पहल है कि इससे बचाव भी होगा और सभी सुरक्षित भी रह सकते। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर भारत में पूरे में ही बंदरों की समस्या प्राय शहरों में देखी जा रही है। उसमें एक नए इनिशिएटिव के रूप में मेरठ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लंगूर के कुछ कटआउट्स बनवाए हैं, जिसको इंटरनली हम लोग एक्सपेरिमेंटल रूप से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट हम लोगों का हो पाएगा। अभी पब्लिक स्पेसेस में इसको नहीं लगाया गया है। इसमें कुछ चेंजेस की अभी आवश्यकताएँ हैं, हम चेंजेस करवा रहे हैं। जैसे ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा तो हम लोग विभिन्न माध्यमों से दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलके इसको पब्लिक स्पेसेस में भी लगवाएंगे। सर, जिस तरीके से आपने बताया, कई मतलब कुछ ही जगह आपने इसका एक्सपेरिमेंट किया है, तो इस एक्सपेरिमेंट से कुछ उपाय निकल के आया सामने, कुछ
मतलब बंदरों को खौफ बना लंगूर? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ जानवर जो होते हैं एक दूसरे के साथ में एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता है। जहाँ पर टाइगर होता है वहाँ पर लेपर्ड की प्रेजेंस नहीं देखी जाती है। उसी तरीके से लंगूर की प्रेजेंस जहाँ पर होती है, बंदर प्राय वहाँ पर आसपास में नहीं आते हैं। इस कटआउट्स में हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें काफ़ी जगह हम लोगों को सफलता मिली है, लेकिन इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम लोग उसकी और हम लोग अग्रसर हैं कि इसमें क्या और अच्छे से चेंजेस करके हम लोग पब्लिक स्पेसेस में उसको तब लगाएं जब इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कारगर सिद्ध हो सके। पब्लिक प्लेस में अगर लगाने की बात आती है तो कौन कौन से स्थानों पर लगाया जाएगा, किन किन स्थानों को चुनित किया? बिल्कुल, इसमें जैसे नगर निगम हर साल एक्टिविटी करता है, उनके पास डाटा उपलब्ध होते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, तो उनसे उनके साथ में मिलके जिन वार्ड्स में ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, जिन सरकारी संस्थानों में ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, उनकी एक लिस्ट पहले से तैयार है भी और अलग से भी तैयार करा के उन स्थानों पे उसको लगाने की कार्रवाई की जाएगी अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है। आप सभी जानते हैं वैसे तो हम नववर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो हिंदू नववर्ष अब शुरू होता है। जी हाँ, नवरात्रों से अप्रैल माह से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। तो नववर्ष के शुभागमन पर नव संवत 2079 शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर के सभी बहुत खुश हैं कि हिंदू नववर्ष बिल्कुल अच्छे से अकुशल से होने जा रहा है, जिसको लेकर के जिमखाना मैदान में 521 कुंडीय जन चेतना महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से आए हुए महापुरुषों द्वारा ये यज्ञ किया जाएगा। और बताया गया कि इस कुंड में जो बनाए गए 521 कुंड जो यहाँ पर बने हुए हैं, उसमें जो यजमान बैठेंगे, अगर वो अपनी सच्ची श्रद्धा लेकर इस में हवन करते हैं, जड़ी बूटियों द्वारा हवन किया जाएगा, तो उनकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई। अपने आप में एक विशिष्ट संदेश देता है कि हम सबको अपना भारतीय नववर्ष भी मनाना चाहिए और अपनी आप जैसा कि सभी जानते हैं कि आज 2 अप्रैल को हमारा भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का आरंभ होता है। इस वर्ष यह संवत 2089 का आरंभ है, जो कि नल नामक संवत है, और यह भारतीय परंपरा में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह दिन, चूंकि सृष्टि का प्रथम दिवस भी यह दिन है, और हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपनी संस्कृति, अपने विचारों, अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, जन जन तक इसका प्रचार प्रसार हो। इसी उद्देश्य से गुरुकुल प्रभात आश्रम द्वारा प्रत्येक वर्ष महाराणा प्रताप प्रांगण जिमखाना मैदान में 521 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसके ब्रह्मा गुरुकुल के कुलपति श्रद्धे संत श्रोमणी स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी होते हैं, और वह जन जन को एक ही संदेश देते हैं कि हमें अपनी संस्कृति, अपने विचारों और अपने जो श्रेष्ठ संस्कार है उनको आगे बढ़ाना है। नई पीढ़ी तक जब तक ये श्रेष्ठ संस्कार नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं। संपूर्ण भारत में यह कार्यक्रम अपने आप में अनुपम है, क्योंकि इतना बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम नव संवत पर वो कहीं आयोजित नहीं किया जाता। अतः हम सबका कर्तव्य है कि इस कार्यक्रम में भाग लें और अपनी संस्कृति से जुड़कर अपने इस वैदिक नववर्ष को मनाएं, और अपने उत्साह से अपनी संस्कृति में गर्व करते हुए अपने जीवन में प्रसन्नता के साथ जीवन में आगे बढ़ें। देश तरक्की कर रहा है, स्मार्ट बन रहा है, ये आप सभी जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा कार्य जो है ऑनलाइन किए जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है, जिसको लेकर के आज मैं आपको बताती चलूं, स्माइल डिग्री कॉलेज में आज एक अतिथि व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए अतिथियों ने छात्राओं को जागरूक किया कि हम किस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो ऑनलाइन के माध्यम से की जा सकती हैं, लेकिन उनको करते समय किस तरीके से हमें सुरक्षा बरतनी चाहिए। सारी जानकारी आज अतिथियों ने अपने व्याख्यान के माध्यम से छात्राओं को दी। सब लोगों को उसका बहुत बेनिफिट हुआ। बैंक में वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स कुड बी हैंडल्ड, उसमें बहुत सारा काम। आज बैंक पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करते, अपना सबको देते पेंशन। ये नहीं कि बैंक एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे डिफेंस के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सबकी पेंशन कौन पे करता है?
बैंक करता है, ये छोटा नंबर नहीं। अभी लगे हैं, कोई ये कहे कि मैं बैंक में कभी नहीं जाऊंगा, आज नहीं जा सकता। आज बैंकिंग और Y2K का एक बार बहुत शोर हुआ और उसके इमीडिएटली आफ्टर बैंकों में कंप्यूटराइजेशन आया है और बैंक आज ये कितने पेंशनर्स होंगे तो हमारी संख्या करोड़ में जाएगी, करोड़ों में। सब अगर मिला दें आप, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। आज हमारे स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के रामलाल अग्रवाल हॉल में एक लेक्चर का आयोजन किया गया है जिसका मुख्य विषय है डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारा जो इंडिया है वो डिजिटलाइजेशन की ओर चल रहा है। इंडिया इज गोइंग टू बी डिजिटल नाउ और हर व्यक्ति का फोकस है कि वो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी अपनी लाइफ में लेके आए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो डे टू डे हमारी लाइफ हो। लेकिन जो डिजिटलाइजेशन है, जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो दिन प्रतिदिन हमारे उसमें ही बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये हम अपने शौक के लिए सीखते हैं, बल्कि अगर आज के समय की बात करें तो ये नीड ऑफ द आवर है, ये हमारे युग की आवश्यकता है, जिसको चाहे हम अपने मन से अडॉप्ट करें या आवश्यकता के अनुसार अडॉप्ट करें, लेकिन इसके बिना हमारा इंडिया डिजिटल नहीं बन सकता। सो हमें यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में सीखना ही पड़ेगा और लेकर ही आना पड़ेगा अगर हम अपने इंडिया को चाहते हैं कि एक डिजिटल इंडिया लाइक फॉरेन कंट्रीज हमारा इंडिया भी डेवलप करे और क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी का सही से यूज़ करे। लेकिन टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ साथ आजकल हम जब डिजिटली मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लीक हो जाता है, जिसमें हैकर्स जो है हमारे डेटा को हैक कर लेते हैं। तो इस साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय भी हमने इस लेक्चर के थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश की है। और ये सिर्फ लेक्चर ही नहीं है बल्कि हमारे लाइफ के लिए, सभी के लिए, चाहे वो शिक्षक है, छात्र है या कर्मचारी है, बहुत लाभदायक रहेगा। ऐतिहासिक नौचंदी मेला 2 साल बाद लगने जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी हां, अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से उद्घाटन किया गया, किस तरीके से पूजा अर्चना की गई, सारी जानकारी आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से अधिकारी वहां पहुंचे और पूजा अर्चना की गई। उसके बाद अब सभी जो दुकान लगाने के लिए दुकानदार हैं, जो दुकान लगाना चाहते हैं, उनको दुकानें दी जा रही हैं। तो उसी को लेकर के आज मैं आपको बताती चलूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष विजय ओबराय ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। उन्होंने ज्ञापन में लिखा कि जिस तरीके से जो दुकानें अलॉट की जाती हैं वो बिचौलियों के थ्रू की जाती हैं, जिससे बिचौलिया दुगना से भी ज्यादा 20 गुना ज्यादा पैसे वसूल कर दुकानें अलॉट करते हैं, जिससे दुकानदार को इतना फायदा नहीं होता, बिचौलिया के पास काफी रकम आ जाती है। अगर डायरेक्ट दुकानदारों को दुकान अलॉट की जाए, दुगने पैसे पर ही की जाए, जो सरकार का राजस्व बढ़ेगा और सरकार के खाते में पैसे भी जाएंगे। तो अगर डायरेक्ट दुकानदारों को, जो फुटकर विक्रेता हैं, उनको डायरेक्ट दुकानें दी जाएं तो बहुत फायदा होगा। बिचौलियों के थ्रू दुकान देने में जिसको जरूरत होती है उनको दुकानें नहीं मिल पाती और जिनके पास मोटा पैसा होता है वो दुकानें ले जाते हैं। तो इस चीज पर गौर करते हुए उन्होंने अपील की कि एक बार इस पर सोच विचार किया जाए। और हमारा कहना सिर्फ ये है कि जो नौचंदगी जो शॉप्स हैं उनको लेकर जो कालाबाजारी होती है वो कालाबाजारी बंद होनी चाहिए। एक हर कोई जो आपका बीच में कालाबाजारी करने वाला वो एक ही दुकान लेता है और 5 के रेट में बेचता है, जिससे गरीब आदमी को नुकसान होता है और कभी उसका व्यापार चलता है और कभी नहीं। और दूसरा, हर साल वहाँ पर आंधी तूफान आता है जिसके से नुकसान होता है। कहते हैं ना, एक तो आपका कड़वा ऊपर से नींद चढ़ा वाला हिसाब होता है। तो हमने आपका कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया, आपको ज्ञापन देना है और हम ये चाहते हैं कि हर आम आदमी को डायरेक्ट दुकानें दी जाए या फिर उनकी बोली लगाई जाए, ताकि किसी गरीब आदमी का शोषण न हो सके और सरकार का सीधा सीधा फायदा आम आदमी तक। नगर निगम द्वारा सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, जगह जगह पर सफाई की जा रही है, लेकिन अभी भी मेरठ शहर में कुछ क्षेत्र, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर सफाई की समस्या सामने आ रही है। जी हां, मैं आपको बताती चलूं, वार्ड 88 और वार्ड 76 में क्षेत्रवासी गंदगी से परेशान हैं। वहां के लोगों का कहना है कि कूड़ा गाड़ी ना आने के कारण घरों के बाहर कूड़ा पड़ा रहता है, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं, घरों में बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। आज मैं आपको बताती चलूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा के आह्वान पर आज
सभी क्षेत्रवासियों ने नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि क्षेत्र में काफी गंदगी फैली पड़ी है, जिसको जल्द से जल्द सफाई कराई जाए, क्योंकि बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। सफाई के नाम पे ही समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। और अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पे बीमारी के शिकार हो जाएंगे, कोई ना कोई बीमारी जरूर लेके आएंगे आप वहाँ से। वजह यह है कि वहाँ पे नाली खड़ंजे बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, पानी इतनी भर चुका है गली नाली गलियों में, तो गंदगी बाहर आ चुकी है, जी जाना है बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सफाई कर्मचारी नहीं जाते वहाँ? सफाई कर्मचारी एक दिन नहीं जाता था, महीने में एक जाता है, वो भी थोड़ा जब कुछ सड़क वापस गली नाली के अंदर पहुँच जाता है तब जाता है, ना कोई गाड़ी। आज जो हम एकत्रित हुए हैं नगर निगम में, माननीय पंडित आर शर्मा जी के आदेश अनुसार सफाई व्यवस्था ना होने की वजह से हम आज वार्ड के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सफाई व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है वहाँ पे। आज वार्ड के लोग यहाँ पर आए हैं और सड़क पे भी बहुत लोग आ चुके हैं, क्योंकि गली में आना जाना बिल्कुल दूभर हो चुका है बदबू की वजह से, क्योंकि ना तो वहाँ सफाई होती है और ना कोई सफाई व्यवस्था, ना कोई सफाई कर्मी आता, ना कोई कूड़ा गाड़ी जाती है। भाई हफ्ते में एक बार कूड़ा गाड़ी वहाँ तो आती ही नहीं है और ना ही सफाई कर्मी आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आज हम नगर निगम में एकत्रित हुए हैं और नगर आयुक्त को हम इसका ज्ञापन देंगे। कोरोना काल में बहुत से कोरोना फाइटर्स हुए, जी हाँ, जिसमें से सफाई कर्मचारी भी कोरोना नायक के नाम से जाने गए, क्योंकि जहां हम घरों से निकलते हुए डरते थे, लेकिन वो सफाई कर्मचारी घरों से निकलकर हर घर की गंदगी को साफ कर रहे थे, हर सड़क को साफ कर रहे थे, अपनी जान हथेली पर लेकर कार्य कर रहे थे। आज मैं आपको बताती चलूं, अपनी इसी कार्य को करते हुए आज 45 सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, जिनको उनके कार्यालय में सम्मानित किया गया, फूलों की माला पहना करके उनको सभी को सम्मानित किया गया। साथ साथ उनके साथ बिताए गए अभी तक के सभी क्षणों को सभी ने याद किया और कहा कि आने वाले समय में उनको ऐसे साथी नहीं मिलेंगे। जी हाँ, सभी ने आज उनको नम आंखों से विदाई भी दी। आज 45 सफाई कर्मचारी रिटायरमेंट हुए हैं और जितने भी स्वास्थ्य विभाग के लिपिक हैं वो इनका सबका स्वागत कर रहे हैं, विदाई समारोह कर रहे हैं। तानसेन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए हुए कलाकारों ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। जी हाँ, मैं आपको समय समय पर दिखाती हूँ कि कोई ना कोई संस्था आगे आती है और एंटरटेनमेंट करने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें सभी को सम्मानित भी किया जाता है। आज तानसेन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, इसमें आए हुए अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।